हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने टाटा समूह को दुनिया के नक्शे पर उज्जवल बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। और इसे और खास बनाने के लिए हम थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई किताब रतन टाटा ए लाइफ की पूरी कहानी का मजेदार सारांश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रतन टाटा का अकेला बचपन, सीखने की भूख और टाटा समूह के अध्यक्ष बनने तक का सफर कैसा रहा। यह किताब उन सिद्धांतों, चुनौतियों और प्रेरणाओं से भरी है जो उनके जीवन को आकार देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं रतन टाटा की यह प्रेरणादायक कहानी। सोचिए, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी हर सीख हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अर्ली लाइफ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता थे नेवल और सूनी, पर इनके वैवाहिक जीवन में दरार आ गई थी। तलाक होने के बाद रतन का पालन पोषण उनकी दादी नागबाई टाटा ने किया। बचपन से ही राजघराने की मान्यताएं और संस्कार सीखते हुए उन्होंने सादगी और सम्मान की अहमियत जानी। सोचिए, कितनी कठिनाइयां सहना पड़ा होगा उस छोटे बच्चे को जिसे अपने माता पिता की तलाक की बातों की वजह से स्कूल में सहपाठियों से ताने सुनने पड़ते थे। पर यही नहीं, उनकी दादी ने उनसे एक बेहद अहम सबक सिखाया, सम्मान हमेशा बनाए रखो। रतन टाटा ने अपना बचपन दादी नागबाई के साथ बिताया और उन्होंने सिखाया कि मुश्किल हालात में भी मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। स्कूल में हो रही धमकियों से परेशान रतन अपने आप से सोचते होंगे, क्यों हम पे इस तरह शर्मिंदगी डाली जाती है। पर उनकी दादी ने सिखाया कि याद रखो, असली जीत वह है जो ईमानदारी और गरिमा से हासिल हो। बाद में पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले तो वे लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में आर्किटेक्चर में रुचि ले ली। सोचिए, एक युवा रतन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अमेरिका में खूब मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी अचानक खबर आई कि उनकी दादी बीमार हैं। उन्होंने अपने आरामदेह जीवन को तिलांजलि दे दी और भारत लौट आए। दादी की ममता और प्यार ने उन्हें फिर से अपने देश लौटाया और वह अमेरिका की चमक दमक छोड़कर मुंबई आ गए। याद रखिए, जीवन में कभी कभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वही हमारी सबसे बड़ी सीख भी बन जाता है। रतन टाटा की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवार और मूल्यों का महत्व हमेशा सबसे ऊपर रहता है। एजुकेशन एंड करियर स्टार्ट। रतन टाटा की पढ़ाई दुनिया कम दिलचस्प नहीं थी। इन्होंने शुरुआत में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली और फिर 17 साल की उम्र में 1955 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। कॉर्नेल में उन्होंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू की और 2 साल बाद अपनी असली रुचि वास्तुकला, आर्किटेक्चर में बदल दी। 1962 में वे कॉर्नेल से वास्तुकला और इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर स्नातक हुए। बाद में 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। कॉर्नेल की मेमोरी छोड़ रतन टाटा ने 1962 में भारत आकर अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ने की ठानी। शुरुआत उन्होंने टाटा स्टील की फैक्ट्री में प्रशिक्षु, अप्रेंटिस बनकर की। हां, वही आदमी जिसने डिजाइन और आर्किटेक्चर सीखी थी, अब भारी मशीनों के बीच लॉन कोट और टोपी पहनकर काम करने लगा। सोचिए, क्या सीन होगा जब दुनिया के एक बड़े कोने में पढ़े लिखे युवा ने अपने परदादा की कंपनी के फैक्ट्री में कदम रखा हो। यह दिखाता है कि रतन टाटा कितने जुझारू और जमीन से जुड़े हुए थे। कोशिश करूं और सीखूं, यही उनका मंत्र था। जैसा कि कॉर्नेल के प्रोफेसर ने भी उनके वास्तुकला ज्ञान को व्यापार में रचनात्मक समस्या सुलझाने में मददगार बताया। याद रखिए, कोई भी महान सफर छोटे कदम से ही शुरू होता है। रतन टाटा ने इस बात को सच करके दिखाया। उन्होंने मिस्टर टाटा होने के बजाय मिस्टर ने पहले खुद को नौसिखिए आदमी की तरह बांध लिया और मेहनत से सीखते हुए आगे बढ़े। टाटा ग्रुप लीडरशिप। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उस समय भारत का इलाका का माहौल पूरी तरह बदल रहा था।
लाइसेंस राज खत्म हो गया था, आर्थिक संकट चल रहा था और नई चुनौतियां सामने थीं। जो लोग टूट गए, टाटा चैलेंज को अवसर में बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले टाटा समूह को एकजुट और आधुनिक बनाने के लिए कार्य योजना बनाई। दरअसल 1991 के संकट ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि अब सिर्फ भारत में ही निर्भर रहना सही नहीं होगा। और फिर क्या था? वेद मन की शक्ति से वह व्यापार को नए आयाम दे दिए। 1994 में टाटा ने अफ्रीका होल्डिंग्स की स्थापना की। 1998 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में वाहन निर्यात शुरू किया। 2000 में टेटली टी की खरीदारी की। 2002 में डोवो के ट्रक कारोबार को लिया। 2007 में कोरस स्टील कंपनी और 2008 में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इन साहसिक फैसलों से टाटा समूह भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व स्तर पर पहुंच गया। टाटा समूह की बढ़ती धाक। रतन टाटा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ मीटिंग में, नीचे टेबल पर उनके नाम की पट्टी भी दिख रही है। उदाहरण के लिए 2000 में उन्होंने टेटली नामक लंदन की चाय कंपनी को खरीदा। 2007 में यूरोपीय कोरस स्टील को जोड़ा और 2008 में जगुआर लैंड रोवर जैसे विश्व प्रसिद्ध कार ब्रांड को समूह में शामिल किया। इन सब के साथ ही 2004 में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से पेश किया गया। इनके कारण टाटा समूह की आमदनी 1990 से 12 के बीच 100 अरब से भी ऊपर पहुंच गई। सोचिए, एक भारत निवेशित समूह ने अचानक ग्लोबल अखाड़े पर दस्तक दी, विदेशी कंपनियां खरीदी और विश्वव्यापी पहचान बनाई। यही रतन टाटा का जज्बा था, अवसरों को पहचानना और उन्हें जीत में बदलना। उनकी नेतृत्व कौशल और दूरदर्शिता का परिणाम था कि टाटा समूह का रेवेन्यू उनकी सेवानिवृत्ति तक $100 बिलियन से भी अधिक पहुंच गया। याद रखिए, रतन टाटा ने यह साबित कर दिया कि जो सपना बड़ा सोचता है वही सच कर भी दिखाता है। उनके इस दौर की हर उपलब्धि ने दिखाया कि कड़ी मेहनत, रणनीतिक सोच और ईमानदारी से मालिकाना सफलता होती है। मेजर डिसीजन एंड कंट्रोवर्सीज। रतन टाटा के करियर में कई बड़े फैसले और चुनौतियां भी आईं। जैसे उन्होंने टाटा नैनो कार की कल्पना की, एक पूरी तरह से भारतीय किफायती कार। 2009 में इसे बड़ा जश्न मनाकर लॉन्च किया गया, क्योंकि रतन टाटा का मानना था कि भारत के गरीब परिवारों को सुरक्षित 4 पहियों वाली सवारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सोचा था कि यदि हर औसत परिवार मोटरसाइकिल की जगह कार चला सके तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। उनकी यह सोच इतनी जुनून भरी थी कि उन्होंने नैनो को पीपुल्स कार कहना तक शुरू कर दिया। लेकिन नैनो की राह आसान नहीं रही। फैक्ट्री का स्थान, सिंगुर विवाद और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने इसे मुश्किल में डाल दिया। साथ ही कुछ लोग इसे गरीबों की कार कहने लगे, जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई। ये सब मिलकर नैनो की लोकप्रियता को घटाने लगे। अंततः 2019 में टाटा मोटर्स ने नैनो का उत्पादन बंद कर दिया। यह एक हार हो सकती थी, लेकिन रतन टाटा ने इसे सबक माना। याद रखिए, महान सोच रखने वाले भी बीच रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उनके जोश को ठुकरा नहीं सकती। एक और बड़ा फैसला था वायुयान उद्योग से जुड़ा। उनकी दादा आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे खरीद लिया। रतन टाटा चाहते थे कि टाटा फिर से घरेलू एयरलाइन चलाए, और उन्होंने कभी भी दगाबाजी नहीं की। 2010 में मीडिया इंटरव्यू में खुद रतन टाटा ने बताया कि जब उन्हें घरेलू एयरलाइन शुरू करने का मौका मिला था तो एक मंत्री ने 15 करोड़ रिश्वत की मांग की थी। रतन टाटा ने घुटने नहीं टेके, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे कोई कमीशन या रिश्वत नहीं देंगे। सोचिए, यदि वह 15 करोड़ रुपए दे देते और एयरलाइन खोल लेते तो उनकी प्रतिष्ठा पर क्या गुजरा होता। उनकी ईमानदारी की जीत हुई कि उन्होंने दिल मजबूत करके कहा, मैं सोते समय यह सोचकर नहीं जाना चाहता कि मैंने रिश्वत दी। इन बड़े फैसलों के पीछे रतन टाटा की सोच एक सी थी। वो चाहते थे कि टाटा समूह कठिनाइयों में भी ईमानदारी बनाए रखे। यह भी एक तरह की चुनौती थी जो उन्होंने बेदाग तरीके से पार की। उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़ी चुनौतियों के बीच भी
नैतिकता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ एंड फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े दिल वाले दयालु इंसान भी थे। 26 नवंबर के मुंबई हमले के बाद उनके स्नेह ने पूरी दुनिया को गहराई से छुआ। हमले में ताज होटल के कई कर्मचारी शहीद और घायल हुए थे। रतन टाटा ने फौरी कदम उठाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन कर्मचारियों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मिले। घायल या शहीद हुए कर्मचारियों के परिवार को आजीवन पेंशन, घर और बच्चों की शिक्षा की गारंटी दी गई। इसके अलावा मानसिक मदद और काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई। सोचिए, जब टाटा समूह के बॉस और गांधी नीतियों पर चलने वाले इंसान ने यह किया तो कितनी हिम्मत और दिल की बड़ी बात है। उनकी उदारता और सहानुभूति के और भी कई उदाहरण हैं। उन्होंने उन लोगों को प्रेरित किया जो उन्हें जानते थे। वन ऑफ द लग्जरी इंडस्ट्री लीडर्स, वन ऑफ द स्टार्टअप इन्वेस्टर्स। उन्होंने छोटी से छोटी शुरुआत को प्रोत्साहित किया। रतन टाटा ने वैश्विक शिक्षण संस्थानों में भी निवेश किया। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT जैसे विश्व की प्रख्यात संस्थानों में उन्होंने शोध और शिक्षा के लिए केंद्र खोले। उनका मानना था कि दुनिया से सीखना शर्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा था, दुनिया की सबसे अच्छी चीजों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। रतन टाटा सदैव एक नेशनलिस्ट भी रहे। उन्होंने भारतीय नागरिकता को संजो कर रखा और माना कि भारत के लिए जो अच्छा है वही टाटा समूह के लिए भी अच्छा है। 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से, 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन वे इन तमगों की लौ नहीं जलने देते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान भारत और समाज का विश्वास था। 2012 में सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने समाज सेवा छोड़ी नहीं। 2012 से 2024 तक टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष रहे। ये ट्रस्ट्स भारत का सबसे बड़ा निजी परोपकारी संगठन है। इनके जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और ग्रामीण विकास में करोड़ों रुपए लगाए। उदाहरण के लिए 2008 में टाटा ट्रस्ट्स ने कृषि और पोषण के लिए टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और $50 मिलियन दान दिए। और 2017 में टाटा कंसल्टेंसी ने $50 मिलियन के साथ कॉर्नेल टेक में नए टाटा इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया। याद रखिए, रतन टाटा ने हमेशा कहा कि समाज के लिए जो सही है वही व्यापार के लिए भी सही है। उन्होंने एक बार कहा था, दोनों हाथों से देते हुए अंधा आदमी भी महात्मा बन सकता है। उनका निजी जीवन उतना ही अनुकरणीय था जितना उनका व्यावसायिक नेतृत्व, रिटायरमेंट एंड लेगेसी। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्ति ली, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अक्टूबर 2016 में उनकी नियुक्ति फिर से कर दी गई, जब उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को हटाया गया। लगभग 6 महीने के लिए वे अंतरिम चेयरमैन बने। जनवरी 2017 में उन्होंने नटराजन चंद्रशेखरन को अपना अभूतपूर्व भरोसा दिखाते हुए नया चेयरमैन नियुक्त किया। ऐसा टीम के चेहरे को आगे बढ़ाने का फैसला दिखाता है कि रतन टाटा हमेशा अगली पीढ़ी को संभाल कर रखना चाहते थे। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हुआ और भारत ने एक युग को अलविदा कहा। अचानक मानो किसी ने कहा, युग खत्म हुआ, क्योंकि टाटा ने न केवल कारोबार को बदला था बल्कि अनेकों जीवन को भी संवारा था। हार्पर कॉलिंस की पुस्तक बताती है कि उनके काम की पहुंच इतनी व्यापक थी कि टाटा समूह के राजस्व और बाजार पूंजीकरण ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उदाहरण के लिए, उनके जाने के 7 सालों में टाटा का राजस्व और लाभ 4 गुना तक बढ़ गया। उनकी विरासत हमारे बीच अटल सत्य और इंसानियत की मिसाल के रूप में सदैव रहेगी। जैसे वे कहते थे, रतन टाटा की सबसे बड़ी दौलत उनकी ईमानदारी है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि बड़ी सोच हो, साहस हो, लेकिन कभी अपने सिद्धांत न छोड़ दो। दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुकाम को पाने के लिए जुनून की ताकत और सच्चाई का साथ
जरूरी है। क्या आप भी उनकी तरह अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से भागने का संकल्प लेते हैं? सोचिए, अगर हम भी इन बड़े सवालों के जवाब बिना समझौते के दे सकें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अगर आपको रतन टाटा की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको उनसे कौन सी सीख सबसे प्रेरणादायक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सफलता उनके कदम चूमती है जो चुनौतियों को सामने देखकर भी अडिग रह जाते हैं।